साथियों, कल मैंने आपको वैदिक काल के अर्थ, उनके आश्रम और वेद के बारे में पढ़ाया था, बताया था। आज हम आपको वैदिक काल की विशेषताओं के बारे में बताते हैं और फिर मैं वैदिक कालीन के उद्देश्य के बारे में बताएंगे। देख लीजिए साथियों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और सुपर टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कारगर होगा या महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं और बताते हैं। देख लीजिए वैदिक काल की शिक्षा की विशेषताएं क्या है। देखिए, सबसे पहली बात आती है वैदिक कालीन शिक्षा की प्रणाली, इन शिक्षा व्यवस्था या प्रणाली कैसी है। वैदिक काल शिक्षा की जो प्रणाली होती है या मैंने बताई थी, ये गुरु के घर पर या गुरु आश्रम या आश्रम में होती थी। यहाँ पर जितना भी पढ़ाया जाता था वो सारा का सारा मौखिक पढ़ाया जाता था। कैसा बताया था? मौखिक प्रवचन हुआ करते थे। मौखिक ही जितनी भी पढ़ाई हुआ करती थी वो कैसी होती थी? मौखिक रूप में हुआ करती थी। अब देख लीजिए, शिक्षण संस्थाएं के रूप में, शिक्षण संस्थाएं के रूप में या तो गुरुकुल होगा या गुरुकुल, इन्हीं गुरुकुलों में शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी। यानी कि यही शिक्षण संस्थाएं थी। जैसे मैंने आपको बताया भी था, कुछ गुरुकुल जैसे तक्षशिला हुआ, ये उनका गुरुकुल, ठीक है। तो ये सारी शिक्षा व्यवस्थाएं थी या गुरु के समीप गुरु के घर में शिक्षा प्रदान की जाती थी, ठीक है। इसके बाद में उसका पाठ्यक्रम कैसा रहा है, यानी कि वैदिक काल का शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, क्या क्या पढ़ाया जाता था। तो इसमें क्या पढ़ाया जाता था? राजनीति शास्त्र पढ़ाई जाती थी, समाजशास्त्र पढ़ाई जाती थी, दर्शन शास्त्र पढ़ाई जाती थी, व्याकरण, ज्योतिष एवं तर्क विज्ञान पढ़ाया जाता था। यानी कि वैदिक कालीन जो शिक्षा की विशेषताओं में उसका पाठ्यक्रम कैसा हुआ करता था। पाठ्यक्रम में राजनीति शास्त्र को पढ़ाया जाता था, समाज शास्त्र को पढ़ाया जाता था, दर्शन शास्त्र को पढ़ाया जाता था, व्याकरण को पढ़ाया जाता था और ज्योतिष एवं तर्क विज्ञान को पढ़ाया जाता था। यानी कि ये उसका पाठ्यक्रम था, वैदिक काल का पाठ्यक्रम था। उसकी परीक्षाएं कैसी हुआ करती थी, देख लीजिए। यानी कि वैदिक काल में परीक्षाएं किस प्रकार हुआ करती थी। वैदिक काल में जितनी भी परीक्षाएं हुआ करती थी वो मौखिक रूप में हुआ करती थी। यानी कि कहने का आशय सिर्फ यह है कि ये परीक्षाएं जिस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था या परीक्षाएं वैदिक काल में जो परीक्षाएं हुआ करती थी, उन परीक्षाओं में जो दिन में पढ़ाया जाता था, जो दिन में बताया जाता था, जो उनको पढ़ाया जाता था, वह दोबारा उन पर पूछा जाता था। और वो भी कैसा होता था? मौखिक के रूप में हुआ करता था या मौखिक के रूप में पूछा जाता था। तो कहने का आशय सिर्फ है, कैसी परीक्षाएं हुआ करती थी? मौखिक के रूप में प्रतिदिन परीक्षाएं हुआ करती थी। स्त्री शिक्षा पे लेकर से बहुत विवाद चला आ रहा है। तो कहीं ये लिखा होता है कि स्त्री शिक्षा का लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन एक बात मैं यह समझता हूं कि वैदिक काल को जब दो भागों में विभाजित किया था, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था तो थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्री की शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान नहीं था। लेकिन इसमें इस चीज को बताया गया था कि जो वैदिक कालीन में जो स्त्री की शिक्षा है वो पर्याप्त उन पर अधिकार थे, पर्याप्त उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती थी। अगर कोई स्त्री शिक्षा लेना चाहती थी तो वह शिक्षा ले सकती थी। तो कहने का आशय यह है, क्योंकि आपने देखा होगा वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में स्त्री रही है, महान विदुषी रही हैं, जैसे गार्गी हुई, ये महान विदुषी रही हैं, वो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। तो कहने का आशय यह है कि यहाँ पूर्व वैदिक काल में ठीक है शिक्षा का प्रावधान था स्त्री के लिए, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कहीं देखने को नहीं मिला है। तो अब बात करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य, यहाँ सबसे पहला उद्देश्य आकर रहे, देखते हैं, पवित्रता की भावना का विकास करना। क्योंकि वैदिक काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वह सबसे ज्यादा पवित्रता पर ध्यान दी जाती थी। पवित्र का मतलब होता है कि किसी भी कारणवश या किसी भी प्रकार का कोई चीज में किसी चीज का मिश्रण ना होना, मतलब पाप युक्त ना होना। तो पवित्रता का मतलब है यहाँ जितना भी शिक्षा दी जाती थी वो एकदम साफ सुथरी शिक्षा दी जाती थी। तो ये पवित्रता का माना जाता है। अब अगली बात है चरित्र का निर्माण करना। चरित्र का निर्माण करने का आशय यह हुआ कि इस अवस्था में, या कह सकते हैं वैदिक कालीन शिक्षा में, जो चरित्र
का निर्माण होता था उसमें बालकों को उनके आइडियल या उनके आदर्शों का निर्माण किया जाता था। उनके आदर्शों का निर्माण सबसे पहले उनको गुरु का सम्मान करना, गुरु के यहाँ उनका आदर करना, माता पिता का सम्मान करना, ये सारी चीज़ें समझाई जाती थी या पढ़ाई जाती थी। कहाँ पर? गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी। गुरुकुल में शिक्षा देने के कार्य गुरु ही किया करते थे। अब बात करते हैं यहाँ पर व्यक्तित्व के विकास का निर्माण। इस प्रकार व्यक्तित्व का मतलब है, व्यक्तित्व का मतलब बालक को किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से अपनी वेशभूषा को रखना है और किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तो कहने का आशय यही है कि यहाँ पर जो बताया गया है कि उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके, यानी कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही हुआ करता था, यानी कि उनकी पवित्रता बनी रहे, पवित्रता का निर्माण हो सके और चरित्र का निर्माण हो और कह सकते हैं उनका व्यक्तित्व का विकास हो, उसकी व्यक्तित्व का विकास हो, तो ये भी हम कह सकते हैं। अगली है ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना और धार्मिकता की भावना। तो कहने का सिर्फ आशय यह है कि हम समझ सकते हैं कि जो वैदिक कालीन में शिक्षा का उद्देश्य हुआ करता था तो उसमें ईश्वर की भक्ति यानी ईश्वर के प्रति विलीन, ईश्वर में विलीन और धार्मिक की भावना का विकास करना होता था। यही पढ़ाया जाता था कि आप सर्वोपरि ईश्वर है, लिहाजा आप ईश्वर को मानिए, ईश्वर जो है सारे ईश्वर हैं। और दूसरी बात, धर्म के प्रति आस्था यानी कि धर्म का बढ़ावा, धर्म के प्रति ये सारी गतिविधियां हुआ करती थी। किसमें? ये सारी गतिविधियां किसमें हुआ करती थी? वैदिक कालीन शिक्षा में। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है वैदिक कालीन का जो मुख्य उद्देश्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक कालीन का जो मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया भी था, क्या पढ़ाया था कि इसमें मुख्य उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। यानी कि अगर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यदि आप पढ़ा रहे हैं और लास्ट में आप सन्यासी धारण कर रहे हैं, तो लास्ट में शिक्षा का पूरा आशय क्या होता करता? मोक्ष की प्राप्ति हुआ करता था। यानी कि सबसे ज्यादा इस शिक्षा का उद्देश्य किसका? वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य ये सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति हुआ करता था। ठीक है, तो मैंने अपरा और अपरा के बारे में बताया था। परा के बीच में मैंने आपको बताया था परा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान उपासना, और ज्ञान उपासना के द्वारा, ज्ञान उपासक के द्वारा मैं मोक्ष की प्राप्ति करूँ। ये परा के बारे में मैंने कुछ बताया था। यह शब्द मैंने लिखा था, ये परा और अपरा। परा मीन्स क्या होता है? ज्ञान, और उपासना के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना, यानी प्राप्ति। यहाँ प्रमुख उद्देश्य क्या माना जाता है? मोक्ष की प्राप्ति करना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति करना था। अब करते हैं बात भावी जीवन जीने की शिक्षा, और अब लास्ट में इनको ये भी बताया जाता था भावी जीवन का क्या आशय हुआ कि भावी जीवन जो आने वाला समय है, आने वाला जो आपका जीवन है, वो जीवन, उस जीवन को आप किस प्रकार से जिएंगे या किस प्रकार से आप जीना चाहेंगे। तो उनके जीवन की, उनके आने वाले जीवन की गतिविधियों के बारे में भी पढ़ाया जाता था। किसमें? वैदिक काल में इन सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता था, इन्हीं सारी चीज़ों को बताया जाता था कि किस प्रकार से बालक, एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, देश के बारे में, उनकी पवित्रता का निर्माण करना, उनको पवित्रता की बातों को ध्यान रखना, बालक के चरित्र का निर्माण करना, व्यक्तित्व के विकास पर बल देना, ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव विकसित करना, और उनकी मोक्ष की, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, मोक्ष की प्राप्ति पर बल देना, और उनके भावी जीवन की शुरुआत करना, यानी कि भावी जीवन किस प्रकार से वो जिएंगे इसके बारे में बताना। क्योंकि आपको मैंने बताया था 4 आश्रम हुआ करते थे वैदिक कालीन शिक्षा में, जिसमें मैंने आपको बताया था कौन कौन से। इसमें सन्यासी, फिर मैंने वानप्रस्थ, फिर मैंने बताया था वानप्रस्थ, सन्यासी, ग्रस्त, सन्यासी, वानप्रस्थ, ग्रस्त, और मैंने क्या बताए थे? ये 4 हुआ करते थे, ग्रस्त, वानप्रस्थ, सन्यास और ब्रह्मचर्य, यानी कि ब्रह्मचर्य
ब्रह्मचर्य पहला, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यासी। तो इस प्रकार से हुआ करता था। इनकी चारों की उम्र कितनी हुआ करती थी? 25-25 साल। तो 25-25 साल में आपको ब्रह्मचर्य स्थिति में रहना है, लिहाजा इसमें अध्ययन करना है, इसमें पढ़ाना है या इसमें अध्ययनरत में रहना है। तो ये 25 वर्ष आप गृहस्थ ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बाद आप जब 25 साल के हो जाएंगे तो अपनी शादी कर सकते हैं। शादी के बाद हो सकते हैं आप पढ़ाना चाहो तो पढ़ा सकते हैं या अपना गृहस्थ जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये गृहस्थ सन्यासी। फिर आप जब 50 साल के ऊपर हो जाओगे, 50 साल के ऊपर हो जाओगे तो आप वानप्रस्थ यानी वन को प्रस्थान यानी कि आपका जीवन जो होगा 25 साल वो वन के प्रति, यानी कि एक सन्यासी तो हो सकते हो लेकिन वन के प्रति प्रस्थान करोगे, वन में चले जाओगे, वन ही आपका जीवन होगा, वन ही तुम्हारा घर होगा। तो ये वानप्रस्थ का जीवन होगा, वन की ओर या वन की ओर प्रस्थान। तो ठीक है, तो लास्ट में जब आपके 25 साल बचेंगे तो वह पूरा जीवन आपका सन्यासी का होगा। ये वैदिक कालीन शिक्षा की व्यवस्थाएं रही हैं, ये शिक्षा का उद्देश्य है और यही शिक्षा की विशेषताएं हैं। सभी लोग मित्रों ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अगर समझ में ना आए तो डिसलाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और काफ़ी लोगों को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।